अस्सलाम वालेकुम। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। मैं सऊदी अरब की युवा प्रतिनिधि हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले सऊदी अरब में महिलाओं के लिए कई प्रकार के कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध थे, जिसके कारण उनकी आज़ादी और सशक्तिकरण पर काफ़ी सीमाएं थी। महिलाओं को मुख्य अधिकार जैसे घर से बाहर जाना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर से उन्हें महरूम रखा जाता था। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ सालों से हमारे देश में महिलाओं को कई प्रकार के सुधार किए हैं और हमारा लक्ष्य है कि विजन 2030, जिसके तहत महिलाओं के लिए और समावेशी समाज का समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण करने का संकल्प लिया गया है। पहले उनके लिए एजुकेशन और लीडरशिप रोल में माना नहीं जाता, उन्हें घर में ही रहना पड़ता था, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनके बहुत सीमित अवसर थे। उन्हें ड्राइविंग की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस पुराने सोचों को बदलने के लिए कई सालों से काम हो रहा है। हाल ही में हमारे देश ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम 2018 में लिए गए थे, जब महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाज़त दी गई और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की भी अनुमति दी है। ये फैसला महिलाओं के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाया है और उन्हें अपनी आज़ादी का एहसास करवाया है। इसके अलावा महिलाओं को हाई एजुकेशन, समावेश और पढ़ाई करने का मौका भी दिया जा रहा है और हमारे देश ने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भी कुछ कॉलेज शुरू किए हैं। महिलाओं को अभी तक मंजिल तक पहुंचने में मदद करने के लिए स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को लीडरशिप रोल में बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अब महिलाओं को हाई लेवल पोजीशन जैसे कि गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर में मौका दिया जा रहा है। एक प्रमुख परिवर्तन ये भी है कि किसी भी व्यवसाय में काम करने का अधिकार महिला को है। पहले तक कुछ व्यवसाय में महिला को काम करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। महिलाओं को अब अपने मनपसंद व्यवसाय चुनने का अवसर मिला है और इससे उनके आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं को अब टेक्निकल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में उनकी पसंद के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। इससे महिलाओं की सोच और सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। इसी तरह महिलाओं के प्रति हमारे देश आपके पास 20 सेकंड है अपनी स्पीच को रैप अप करने के लिए, तो जल्दी खत्म कीजिए। इस तरह महिलाओं के प्रति हमारे देश में बदलाव आया है और हमें इस बात का गर्व भी है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मैं दक्षिण कोरिया की प्रतिनिधि हूँ। दक्षिण कोरिया में महिलाओं को उन सभी कानूनी अधिकारों की गारंटी दी गई है जो पुरुषों को है। 1948 में महिलाओं को वोट देने, स्वामित्व प्राप्त करने के कानूनी अधिकार दिए गए हैं। सभी कोरियाई नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम की तरह गारंटी दी गई है। दक्षिण कोरिया में जातीय असमानता विशेष रूप से व्याख्यायित भूमिकाओं वाली गारंटी गहरी जड़ें जमा चुकी है, विचारधाराओं से ली गई, जबकि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में भौगोलिक असमानता विशेष रूप से प्रचलित है। दक्षिण कोरिया में 50.6% महिलाएं हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने 5% सबसे बड़े क्षेत्रीय अभ्यास से घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी के मामले में महारत हासिल है। दक्षिण कोरिया के प्राथमिक उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और स्थानीय से संबंधित है।
दक्षिण कोरिया का लगभग 92% आबादी शहरों में रहती है और मात्र 8% आबादी का निवास खाली गांव में है। सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है, जिस कंपनी को दक्षिण कोरिया के शेयर में रखा गया है। हमारे देशों में राजनीतिक स्थानों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधाएं आनंद ले सकते हैं। दक्षिण कोरिया में सभी शहरों और गांवों में सुविधाएं उपलब्ध है। 51 मिलियन के अधिक आबादी वाला यह देश आबादी के आधार पर दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 38,609 वर्ग मील है। सामाजिक कार्य, अध्ययन, समाज शिक्षा, मनोविज्ञान के साथ साथ सार्वजनिक कार्यों कानूनों के सिद्धांत नियोजित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे दक्षिण कोरिया के प्रचलित देश OECD के हत्या की दर सबसे अधिक है। OECD हत्या के सहयोगी विकसित संगठन देशों में मानसिक रोग के लिए अस्पताल भर्ती होते हैं। उच्चतम दर से दक्षिण कोरिया में राज्यों द्वारा बिन पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनमें से अधिक इम्पोर्टेंस अस्पताल की सुविधाएं हैं, लेकिन हम बड़ी संख्या पर अल्प विस्फोटित और कम की जा सकती है। मानसिक रोग के बावजूद पूरे दक्षिण कोरिया में सामाजिक कलंक प्रचलित है। थैंक यू। Any questions for Korea? Dr. Yudin? गाँव में जो रहते हैं 8% लोग, उनके लिए मतलब ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रोवाइड करें और हम करते भी हैं, बट हम चाहते हैं कि कोरिया में पूरी जो 8% भी जो गांव में है वो कोरिया के शहरों में आ जाए, और हम कोशिश कर भी रहे हैं। Brazil, tropical country blessed by God and beautiful by nature. Brazil, this massive and full of life country down in South America, वो पूरी showstopper जैसी है। It's got crazy cool traditional jaw-dropping sceneries. चलिए एक छोटी सी ट्रिप करते हैं ब्राज़ील के अप्स एंड डाउन्स पर। Gender based violence, high rates of democratic violence and femicide, inadequate enforcement of laws protecting women. Solution: strengthen law enforcement and judicial response to violence against women, establish more shelters and support services of survivors. Problem: income inequality, gender pay gap, limited economic opportunities for women, informal labor sector with poor working conditions for many women. Solution: implement and enforce equal pay policies, promote women's entrepreneurship. Problem: education disparities, unequal access to quality education, especially in rural areas, early marriage and pregnancy leading to lower education. Solution: invest in education infrastructure in rural areas, create program to encourage girls school enrollment and retention. Now wrapping it all up, ब्राज़ील की जो जर्नी है वो ऐसी थी कि रोलर कोस्टर की राइड हो। There's a fireworks with a good stuff like awesome culture and tons of resources, but there's also some rain on the parade. साथ में corruption, environment issues, education and a fair future to sort out. As Brazil passed through, it's like aiming to score big on the good stuff while tackling the trekking beats. ये ऐसी wild ride है twist and turns के साथ, but their destination a happier, richer and all around cooler Brazil.
What is the ratio of Brazil about female ratio percentage, female percentage कितना है? और मेल का कितना डिफरेंस है दोनों में अंदर? अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप मना कर सकते हैं। Can I take it later? जी। I am representing અફઘાનિસ્તાન પ્રેસિડેન્ટ મૌલવી અબ્દુલ કબીર. આ દેશની સૌથી મોટી સમસ્યા જેન્ડર ઇસ્યુ છે, એટલે કે જાતિ ભેદભાવ. અફઘાનિસ્તાનને તાલિબાને હસ્તક સત્તા પર લઈ લીધું છે. ત્યારથી અફઘાનના માણસો પાયાની જરૂરિયાતથી વંચિત થઈ ગયા છે. અફઘાનિસ્તાનમાં 99.7% જાતિ મુસ્લિમની છે. અફઘાનિસ્તાનને પોતાના હાથમાં લેવાવાળા તાલિબાનના પ્રેસિડેન્ટ મૌલવી હિબાતુલ્લાહ છે. મૌલવી હિબાતુલ્લાહે તાલિબાનની મહિલાઓ પર અને છોકરીઓ પર યુનિવર્સિટી જવા પર રોક લગાવી છે. અફઘાનિસ્તાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે રશિયા અને યુએસએ લડ્યા હતા. આ લડાઈમાં તાલિબાનનો વિજય થયો હતો. છોકરીઓના ભણતર પર રોક લગાવવાવાળા તાલિબાનના પ્રેસિડેન્ટ છે. આ તાલિબાનના આદેશ પર લોકો મોટા પાયે વિરોધ કરી રહ્યા છે. ત્યાંના લોકો કહે છે ભવિષ્ય બનાવવાનો એક જ રસ્તો હતો, એ પણ છીનવી લેવામાં આવ્યો છે. જ્યાં મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે શિક્ષણ જ નથી, ત્યાં આપણે શું બહેતર ભવિષ્યની ઉમ્મીદ કરી શકીએ છીએ? અફઘાનિસ્તાનમાં બાળ વિવાહો અટકાવવા જોઈએ. આજના સમયમાં સ્ત્રી શોષણ ખૂબ જ મોટી સમસ્યા બની છે. Thank you. Any questions? I will speak as the Minister of the European Union. और आज मैं आप सभी को जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के बारे में बताना चाहूँगी. यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटीज है. यूरोपियन यूनियन के पास पहले से 6 मेंबर स्टेट्स थे और अभी उनके पास 27 मेंबर स्टेट्स हैं. इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जब यूरोपियन सिटीजन से पूछा गया जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, 52% ऑफ यूरोपियन यूनियन, वुमन 58%, मैन 46% ने इसको एक सीरियस मैटर समझा. बाकी के जो 45% लोगों ने उसका पूरा अपोजिट समझा. 60% यूरोपियंस कहते हैं कि इनइक्वालिटी इन जेंडर कम हो रही है पिछले 10 सालों में. बाकी के जो 24% लोग कहते हैं इनइक्वालिटी इन जेंडर बढ़ रही है. बाकी के जो 12% लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना ही जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही ना ही कम हो रही है. यूरोपियन सिटीजन बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 48%, जेंडर पे गैप 43%, ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड प्रोस्टिट्यूशन कम इन द थर्ड प्लेस विद 36%. यूरोपियन पार्लियामेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रही है. मैं चाहती हूँ हम सब वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें. जेंडर पे गैप का मतलब हमने कितने घंटे या कितने दिन काम ऑफिस में या कहीं भी काम किया तो उसके हिसाब से हमें सैलरी मिलती है. तो वुमन, औरत एंड मैन, आदमी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आदमी होता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है औरत से. यूरोपियन यूनियन जेंडर पे गैप 2021 में 12.7% था और उसके बाद पिछले सालों में मिनिमम चेंज हुआ है और 2023 में वुमेन को ऑन 13% ऑन एवरेज लेस पर देन आवर देन मैन. मतलब 100% जो मैन की जो सैलरी होती है उसमें से वुमेन को सिर्फ 13% की सैलरी मिलती है. फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फोर्टिसाइड इनिशियली किलिंग बेबी गर्ल्स को मार देना. सिर्फ यूरोपियन यूनियन में नहीं, ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ में बेबी गर्ल्स को मार दिया जाता है क्योंकि पहले के लोग लड़कियों को बर्डन समझते थे और मेल बेबीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे. यूरोपियन यूनियन
या कहीं कोई भी कंट्रीज में इलीगली अभी भी बेबी गर्ल्स को मार दिया जाता है। ये सब रोकने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन सिटीजन ये सब यूरोपियन यूनियन में बंद करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। Good afternoon, everyone. I am here to represent the Prime Minister of Mexico, who is Andrés Manuel. Women boosting power. More women in charge. Mexico getting better at letting women have their say in important decisions like in politics. Women making money more. They are helping women start business and handle money so they are not dependent on others. Violence against women. Mexico is still dealing with lots of violence against women, and that's a big issue that needs to be saved. Women often get paid less than men for the same work, and some jobs are harder for women to get city versus countryside. Corrupt और 100 very clear था। मेक्सिको ने 180 कंट्रीज में से 126 रैंक किया था। मेक्सिको की मेजर प्रॉब्लम ये है कि 2023 के एक सर्वे के मुताबिक क्राइम और इनसिक्योरिटी ज़्यादा फेस की जा रही थी। मेक्सिको के द्वारा 42.1% लोगों के सर्वे के मुताबिक ये मेजर प्रॉब्लम्स है मेक्सिको की। क्रिमिनल जस्टिस, टॉर्चर, लोगों का अचानक से गायब हो जाना या किडनैप करना, जर्नलिस्ट पर अटैक होना, वुमेन और गर्ल्स इनसिक्योरिटी। वुमेन मैक्सिकन के स्टैटिस्टिकल एजेंसी के मुताबिक क्राइम रेट 35,700 है। 43.349 मर्डर्स हुए थे उसी साल में 2021। मेक्सिको के एंशिएंट हेरिटेज टूरिज्म टॉप लेवल पर है। A land of ancient traditions and modern flair. A country with rich heritage and with rich cultural heritage. Thank you. रिस्पेक्टिव लीडर्स, मैं इजिप्ट की प्रतिनिधि हूँ। जब इजिप्ट के पदानुक्रम में अपने किसानों की गिनती में एक उच्च नेता की बात आती थी तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में कमतर बताया जाता था। यह पदानुक्रम मध्य युग में किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के समान था। बच्चों के रूप में महिलाओं को पूरी तरह से अपने पिता और बड़े भाइयों पर निर्भर रहने के लिए पाला जाता था। जब महिलाओं की शादी होती थी तो वह सभी निर्णय लेने के लिए अपने पति पर निर्भर रहती थी, जबकि घर के कामकाज के लिए महिलाएं संबल पर निर्भर रहती थी। मुबारक वर्षों में महिलाओं की भूमिका और गिरावट आई। महिलाओं के लिए संरक्षित संसदीय सीटें और 1979 के व्यक्तिगत स्थिति कानूनों को 1987 में निरस्त कर दिया गया। इनकी जगह एक नया कमजोर कानून आया जिसने तलाक के मामलों में महिलाओं के लिए कम सख्ती की अनुमति दी। महिलाओं के श्रम अधिकारों की लंबे समय से वकालत के बावजूद 21वीं सदी के इजिप्ट में ऐसा नहीं है। 2010 के प्यू रिसर्च के सर्वेक्षण से पता चला कि इजिप्ट के 45% पुरुषों और 76% महिलाओं ने लैंगिक समानता का समर्थन किया। उसी सर्वेक्षण से पता चला कि सिद्धांत रूप में लोग महिलाओं के घर से बाहर काम करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं। 61% उत्तरदाता इस बात से सहमत थे कि महिलाओं को घर से बाहर काम करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन साथ ही कुछ आपत्तियां दिखाते हुए केवल 11% पुरुषों और 36% महिलाएं इस कथन से पूरी तरह सहमत है और 75% इस बात से सहमत है कि जब नौकरियां कम हों तो पुरुषों की नौकरी पर अधिक अधिकार होना चाहिए। मार्च 2021 में श्रम बाजार में लिंग अंतर को कम करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से लिंग अंतर त्वरक को बंद करने को लॉन्च करने वाला इजिप्ट अफ्रीका और मेना क्षेत्र का पहला देश बन गया। साथ ही उसी महीने 23 फरवरी को नारीवादी संगठनों ने खारिज कर दिया
क्योंकि वे महिलाओं को विवाह अनुबंध समाप्त करने की कानूनी स्थिति से वंचित कर देंगे। हालांकि नए संशोधन में महिलाओं को उनके नाबालिग बच्चों पर वित्तीय और शैक्षिक संरक्षणता देने और ईसाई महिलाओं के लिए जब उनके पति इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों पर संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। थैंक यू। दिसंबर 1999 से हर साल G20 शिखर सम्मेलन होता है और इस शिखर सम्मेलन में सभी 20 देश मिलकर अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं और हम सब मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था नाइजीरिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका आर्थिक नीति से बहुत पीछे है। उप सहारा अफ्रीका दूसरे देशों की तुलना में 2012 में प्रति व्यक्ति की खरीद क्षमता $11,750 थी और इस वक्त गंभीर घरेलू बाधाओं के कारण खरीद क्षमता की वृद्धि दर 2021 में 4.9% से घटकर 2022 में 2% रह गई है। खनिज उत्पादन गिर गया है, कृषि बाजार कमजोर बना हुआ है। मार्च 2024 में ईंधन और भोजन जैसे रोटी, चावल, अनाज वगैरह की बढ़ती कीमतों से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं, जिसका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिछले 10 वर्षों में दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति ग्लोबल साउथ के साथ विशेष रूप से ब्रिक्स, IBSA, बेसिक IORA और G20 के साथ नई साझेदारी स्थापित करने की दिशा में परिवर्तित हुई है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच होते आर्थिक अंतर ने दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरते देशों के लिए अपने वैश्विक प्रभाव को अधिकतम करने के अवसर पैदा करे हैं। चाइना में चावल का उत्पादन बहुत अधिक है। चाइना में चावल का उत्पादन इतना ज्यादा है कि चीन को ही चावल का सबसे बड़ा उत्पादक का देश कहते हैं, जो दुनिया की 22% आबादी को खाद्यान्न की पूर्ति करता है। चाइना वर्ष में 200 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन करता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के वातावरण और कृषि टेक्नोलॉजी के चलते 3000 टन का उत्पादन कर पाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की भूख से मर रही आबादी के लिए बहुत कम है। GHI रिपोर्ट में 2023 के भूखमरी स्तर का खत्म होना दूर की बात बताई गई है। दक्षिण अफ्रीका की आबादी का 5वां हिस्सा, जिसे गाणितिक मूल्यों के अनुसार 278 मिलियन आबादी ऐसी है जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा। 5 वर्ष से कम उम्र के 55 मिलियन बच्चे गंभीर कुपोषण के कारण अविकसित है। तो इस सब में मेरा यह अहम मुद्दा है कि चाइना हमें तकनीकी या आर्थिक रूप से सहाय करे। चाइना के पास काफी एडवांस्ड कृषि टेक्नोलॉजी है। चाइना हमें भी अपने देश की भूखमरी की समस्या का समाधान चाहिए और हमें इतना कैपेबल बनना है कि दक्षिण अफ्रीका के एक घर का कोई भी सदस्य या कोई भी बच्चा भूखा न सोए। और इसके लिए हमें चाइना की कृषि टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिससे हम अन्न का उत्पादन बढ़ा सके। और जिन लोगों की आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते, उनके लिए हमें मुफ्त में राशन का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले हमारी कृषि टेक्नोलॉजी में सुधार जरूरी है। आप सबके समय की कदर करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर रही हूँ और आशा है कि आप सभी ने दक्षिण अफ्रीका की समस्या को समझा होगा। थैंक यू। हमारे देश की सभी महिलाओं और लड़कियों को स्वतंत्र रूप से स्कूल जाने, काम प्राप्त करने, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह देखते हुए कि महिलाएं ग्लोबल वार्मिंग का समाधान खोजने में, पर्यावरण को संरक्षित करने में सबसे सक्षम हो सकती हैं। फ्रांस का आग्रह है कि पेरिस जलवायु वार्ता में महिलाओं के लिए वित्त पोषण प्राथमिकता होनी चाहिए। यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के दिए जाने वाले भार, कन्वेंशन और सार्वभौमिक अनुसमर्थन का काम किया जाएगा। वास्तविक सतत विकास लक्ष्यों को वास्तव में वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने वाले देशों में महिलाओं को अधिक जिम्मेदारी देने और प्रशासन और राजनीति के सभी स्तरों पर समानता सुनिश्चित करने में उपायों की वकालत करेगा। 27 सितंबर 2015 को विश्व नेताओं की बैठक में बोलते हुए राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओहाद ने कहा कि इसका उद्देश्य दुनिया की सभी लड़कियों को स्वतंत्र रूप से स्कूल जाने, काम करने और
अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाना है। हमारे यहाँ फ्रांस में 31.66 मिलियन पुरुष और 33.76 मिलियन महिलाएं हैं। 48.39% पुरुष जनसंख्या के मुख्य तुलना में महिलाओं की जनसंख्या का आंकड़ा 51.61% है। फ्रांस में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 2.10 मिलियन ज़्यादा है। फ्रांस में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर ध्यान देने के साथ एफजी संकेतक के तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने लागू करने और निगरानी करने वाले 43.3% कानूनी ढांचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ महिलाओं की सबसे बड़ी अधिकार ये है कि हमारे यहाँ महिलाओं को मतदान देने का पूरा अधिकार है। हमारे यहाँ महिलाओं को शिक्षा के लिए कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ महिलाओं को समान अधिकार दिया जाता है। हमारे यहाँ महिलाओं को पुरुष के मुकाबले हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार और सम्मान पुरुष के मुकाबले ही दिया जाता है। हमारे यहाँ पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई समानता हमारे यहाँ पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की जाती है। किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। थैंक यू। प्रतिनिधि जर्मनी में महिलाओं का इतिहास। सभ्यता महिला रोमांटिक आंदोलन से जुड़ी सबसे उल्लेखनीय महिला संगीतकार, चित्रकार और लेखिका बेटिन वॉन अनिल और कवयित्री कैरोलिन वॉन गुंडेरोन थी, जिन्होंने महिला बुद्धिजीवियों के बीच एक समलैंगिक नेटवर्क बनाया। 19वीं सदी में साहित्यिक सैलून आमतौर पर महिलाओं की अध्यक्ष में ने समाज को सभ्य बनाने में एक महान भूमिका निभाई। 20 मार्च की छत्र छाया में सैलूनिस्ट मेरी वॉन सेलनिक और अंतरा वॉन हेल्महोल्ट्ज ने उदार विचारों वाले सफल और प्रभावशाली विद्वान महिलाओं का संचालन किया। फेलिमेट सोहन और क्लारा शोमान 19वीं सदी की दो उल्लेखनीय महिला संगीतकार थी। हालांकि उन्हें उनकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद ही पहचान मिलनी शुरू हुई। इन्हीं नोएंथर, जिन्हें अक्सर सभी युगों की सबसे महान महिला गणितज्ञ माना जाता है, ने बीज गणित की नए शाखाएं विकसित की। नैली डिटिच नेपोलियन युग में एक महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। बेरेनबर्ग परिवार की उत्तराधिकारी एलिजाबेथ बेरेनबर्ग एक प्रमुख बैंकर थी। थेरेसी क्रूप ने व्यापार राज्य वंश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एमेल वॉन लेजिन बिस्मार्क के समय में बर्लिन की सबसे शक्तिशाली सैलूनिस्ट थी। जिस किसी को फाउन वॉन सैलूनिस्ट के विशेष सैलून में भर्ती कराया गया था, उसने प्रशिया के उच्च समाज के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बुजुर्ग मूल्य ग्रामीण जर्मनी तक फैल गई। क्षेत्र में आधार पर 1750-1850 में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन पारंपरिक पूरे घर गैरेज हॉर्स प्रणाली का अंत था, जिसमें मालिक का परिवार अपने नौकरों और कारीगरों के साथ एक बड़ी इमारत में रहता था। उन्हें अलग अलग रहने की व्यवस्था में पूर्ण गठित किया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आए हुए तमाम माननीय निर्णायक प्रतिनिधि एवं मेरे साथी मित्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज यहाँ कतार के राजा तामीम बिन हमद अल थानी को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज कतार में महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बातें करूँगा। कतार में पहले अंग्रेज़ों का गुलाम भी था। 3 सितंबर 1971 में कतार
1971 के दिन कतर को आज़ादी मिली थी। उस वक्त कतर में महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो 35.47% था। तब कतर ने तरक्की नहीं की थी, तब वो सिर्फ विकासशील देश था। आज कतर ने बहुत तरक्की कर ली है, विकसित भी बन गया है, लेकिन फिर भी महिलाओं का रेशियो बनने की जगह और भी कम होता जा रहा है। 2021 के सर्वे के मुताबिक कतर में महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो मात्र 25.4% ही रह गया है, यानी लगभग कतर के हर 300 पुरुषों के सामने मात्र 100 महिलाएं ही रह गई है, जो कि एक बड़ी मुसीबत है। यह इसे जन अनुपात भी लिंग अनुपात भी कहा जाता है, जो कतर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कतर में तेल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विदेश से प्रवास करके पुरुष कतर में ज़्यादा आते हैं और महिलाओं की सापेक्ष पुरुषों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। देश में प्रवासी श्रमिकों की विशाल संख्या ही लिंग अनुपात का मुख्य कारण है। उन प्रवासी श्रमिकों की संख्या कतर में लगभग 80% है। उन 80% में से 24% तो मात्र भारत के ही है। बालक की सापेक्ष बालिका के जन्म को ज़्यादा महत्व देना एवं महिलाओं में शिक्षण का अभाव, यह भी लिंग अनुपात के ही कारण है। कतर के संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत कतर में पुरुष और महिलाओं को समान हक दिया जाता है। उनके वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आज भी कतर में कुल महिलाओं में से मात्र संसद में 0.1% महिलाओं का ही समावेश होता है एवं शिक्षण में 66.7 और श्रमिकों में मात्र 50% महिलाओं का ही समावेश हो रहा है। यह एक वैश्विक समस्या है। यह समस्या को हल करने के लिए हर देश को एक दूसरे की मदद करनी होगी। सभी देशों को एक साथ में चलना होगा। हर देश के नागरिक को उस देश में हो गई महान महिलाओं की सफलता के राज बताने होंगे। हमें महिलाओं को शिक्षण के अभाव से दूर रखने के लिए हमें मुफ्त कन्याशालाएँ खोलनी होगी और जब लड़की 18 साल की हो जाए तो उसे एक निर्धारित रकम दी जाएगी, जिससे वो अपना गुजरान भी चला सके। उपरांत मैं बताता चलूँ तो कतर में कैंसर, डायबिटीज़ और हृदय रोग जैसे रोग भी है, जिसकी वजह से हर साल कई लोगों की जान भी जाती है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। इसलिए महिला बीमारियों के कारण न मरे और उनका रेशियो कम न हो, इसलिए हम भारत से आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उपचार की मांग करते हैं। अगर भारत हमें ये उपचार और उपाय देते हैं आयुर्वेदिक, तो हम भी उसे बाकी देशों से कम दाम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दे सकेंगे। थैंक यू।